Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं एक डिस्कस करने आया हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जिसका नाम है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस बेसिकली जो पहले प्रीवियसली जो दे रखा था इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो सेक्शन नंबर 138 है, मगर प्रीवियसली वो सेक्शन नंबर 133 था। तो एकम्प्लिस को समझने से पहले एक बार मैं आप लोगों के लिए सेक्शन रीड आउट करता हूं। एन एकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन and a conviction is not illegal if it proceeds upon the corroborated testimony of an accomplice। तो अब यहां पे ये चीज ये कह रहे हैं कि एक accomplice जो होता है, सबसे पहले हम द वर्ड accomplice को समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए मैं एक ए है और एक बी है, दो लोगों ने मिलकर कोई अपराध किया, कोई ऑफेंस किया। उनमें से ए जो है वो मेन ऑफेंडर है और जो बी है उसने उसका साथ दिया था, बट वो मेन उसने इतना कोई उसका साथ दिया, इतना बड़ा अपराधी नहीं है वो। उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो इतने मेजर चार्जेस नहीं है, मगर ए जो है उसके ऊपर बहुत संगीन चार्जेस लगेंगे। तो ए जो है वो भाई साहब फरार भी हैं, मान के चलिए एब्सकॉन्डेड भी हैं, और दूसरी चीज क्या है, ए के खिलाफ एविडेंसेस को गैदर करना जरा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स को। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी को, जो बी है उसे, ठीक है, पुलिस वाले या फिर कोर्ट क्या करते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवर बना लेते हैं। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवर। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवर बनाने के लिए अपना गवर्नमेंट अप्रूवर बना लिया, मान के चलिए। अब जो वो उसके खिलाफ बयान देगा, अब वो ए के खिलाफ बयान देगा, तो देखिए अब क्या है, देखिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, वंस एन एकम्प्लिस ऑलवेज एन एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब होता है जो पार्टनर इन क्राइम होता है। एक्यूज्ड है, को एक्यूज्ड है, दोनों आपस में एकम्प्लिस हैं। दोनों आपस में क्या है, एकम्प्लिस, कि भाई हमेशा एकम्प्लिस ही रहेगा। इस चीज के, इस वर्ड को कहते हैं एकम्प्लिस। भले ही उसे पार्डनिंग मिल गई, भले ही उसे गवर्नमेंट अप्रूवर वो बन गया, उसकी वजह से उसे पार्डन हो गया वो उस चीज से, मगर वो वंस एन एकम्प्लिस ऑलवेज एन एकम्प्लिस रहेगा, वो एकम्प्लिस ही रहेगा, वो एकम्प्लिस ही। तो क्या लिखा है, एन एकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस एज अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। एन एकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस एज अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन। अब जो बी है, क्या लिखा है, एकम्प्लिस है वो एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ एक कॉम्पिटेंट विटनेस कंसीडर किया जाएगा एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वो बिल्कुल एक क्या है, क्या माना जाएगा, वो एक बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट विटनेस कंसीडर किया जाएगा। आगे, एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल इफ इट प्रोसीड्स अपॉन कोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एकम्प्लिस। अब ये कोरोबोरेटेड का क्या मतलब होता है, ये कह रहे हैं कन्विक्शन इलीगल नहीं होगा अगर अदर कोरोबोरेटेड एविडेंस, एकम्प्लिस का बयान और उसके साथ साथ और उसके खिलाफ एविडेंसेस मिलके एक चेन है, चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर कंप्लीट हो रही है एक अगेंस्ट, तो उसका कन्विक्शन बिल्कुल भी इलीगल नहीं होगा अगर एकम्प्लिस के बयान के साथ बाकी सारे जो अदर इवेंट्स, अगर आपने कोई रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उन्हें प्रूव करा या कोई एविडेंसेस हैं उन्हें प्रूव करा उसके अगेंस्ट, तो साथ में एकम्प्लिस एविडेंस के साथ में अगर और एविडेंसेस भी प्रूव कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इलीगल नहीं होगा कन्विक्शन। आई थिंक मेरी बात आपको ये समझ में आ रही होगी। मगर अब ये कोरोबोरेटेड का क्या मतलब है, कोरोबोरेटेड का मतलब है कि आपस में कोरोबोरेट करना, जुड़ना आपस में, हाँ भाई, एक फैक्ट दूसरे से कोरोबोरेट कर रहा है, मतलब जुड़ रहा है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होना, यार ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब होता है जो एक चेन है, चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इस चेन के साथ आपस में जुड़ना, कोरोबोरेट करना, एक सीक्वेंस में चीज आना। ठीक है, तो आपस में कोरोबोरेशन, टेस्टिमनी ऑफ एकम्प्लिस। अब मसला यह है, 133 जो था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो क्या करता था, वो अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन एकम्प्लिस की बात करता था। किसकी बात करता था, अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर यहां 138 में कोरोबोरेटेड
लिखा है टेस्टिमनी ऑफ एकम्प्लिस, वहां था अनकोरॉबोरेटेड। तो बेटा पहले क्या था कि इन्होंने, देखिए ध्यान से समझने की भी कोशिश करिएगा मेरी बात को, कि पहले इन्होंने क्या कर रखा था, जो सेक्शन नंबर 133 था वो क्या कहता था कि सोल बेसिस ऑफ एकम्प्लिस एविडेंस, एकम्प्लिस ने ए के खिलाफ, बी ने ए के खिलाफ बयान दिया, उस सोल बेसिस पे आप कन्विक्शन कर दीजिए। मगर आप खुद सोचिए क्या ये चीज बिल्कुल सही है, जायज चीज है बिल्कुल, कि एक बंदे के स्टेटमेंट पे, अब मान के चलिए किसी बी को अगर हमने एज अ गवर्नमेंट अप्रूवर बनाया, वो तो एक्स्ट्रा एंथुजियास्टिक रहेगा ना कि हाँ यार मुझे, मैं बच गया, अब इसको इसको फंसवाता हूं, या कुछ भी ऐसे बयान देगा कि एक की चार बात लगा के बताएगा, एक की चार बात लाके बताएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम ना पहले भी इस चीज को इसी कंसिडरेशन में नहीं लेते थे, पहले भी हम ये सोचते थे कि इन सब कंसिडरेशंस में ना लें, और कंसिडरेशन का मतलब यह है कि फिर भी हम कोरोबोरेटेड एविडेंसेस ही लेते थे, कोरोबोरेटेड एविडेंसेस ही लेते थे, तभी हम आगे बढ़ते थे। इसके अंदर भी हम सोल बेसिस पे कन्विक्शन नहीं कर सकते, एकम्प्लिस के सोल बेसिस पे हम कन्विक्शन नहीं कर सकते, आपको यह बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एंथुजियास्टिक होगा। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक और है, मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं इसके अंदर। आप अगर सेक्शन नंबर, मेरे हिसाब से 119, ठीक है, सेक्शन नंबर 119 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर बी है, एन accomplice in is unworthy of credit unless he is corroborated as a material in particular। क्या मतलब हुआ, एन accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated with, accomplice के एविडेंस को फुल्ली सोलली नहीं मान सकते, वो तो ऑब्वियसली वो बायस चीज हो जाएगी एकदम, कि हाँ भाई मुझे यहां से इन्होंने गवर्नमेंट अप्रूवर बनाया तो मैं तो इनका ही सपोर्ट करूंगा। तो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट कह रहे हैं, वर्दी ऑफ क्रेडिट नहीं कह रहे, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। अनलेस, कब तक, जब तक उसे अदर कोरोबोरेटेड पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाएगा। और एकम्प्लिस के एविडेंस को हम मे प्रेज्यूम में लेके चलते हैं, द कोर्ट मे प्रेज्यूम, लिखा है द 119, द कोर्ट मे प्रेज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। मे प्रिज्यूम का मतलब है कोर्ट चाहे तो उसे प्रूव, चाहे तो डिस्प्रूव, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट कह भी सकता है कि आप मुझे प्रूव करिए ये चीज, तो कोर्ट हमेशा मे प्रिजम्पशन में लेगा। और यही चीज आपको याद रखनी है, जो एकम्प्लिस है 119 का बी इलस्ट्रेशन में आपको बता रहा हूं, 119 का बी इलस्ट्रेशन, उसके अंदर साफ कह दिया एन एकम्प्लिस अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट का मतलब भरोसा करने की जरूरत नहीं है उस पर, अनलेस एंड अनटिल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोरोबोरेटेड विद अदर कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंसेस, और एविडेंसेस के साथ अगर वो जुड़ के आ रहा है कि उस बंदे के खिलाफ, एक के खिलाफ और भी 5-6 एविडेंसेस ऐसे हैं, और फिर एकम्प्लिस एविडेंस भी आ गया, तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बनेगी, वरना तो फिर उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू ही नहीं है, साफ 119 बी कह रहा है इलस्ट्रेशन। तो आई थिंक आप लोगों को एकम्प्लिस बहुत अच्छे से, बहुत डीपली समझ में आया होगा। ठीक है, आई थिंक इतना एकम्प्लिस को लेके बहुत मोर देन इनफ है। बस एक चीज याद रखिएगा, सोल बेसिस पे एकम्प्लिस के एविडेंसेस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता था, वो चाहे 133 हो, पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट हो, या फिर अब नए वाले में तो इन्होंने मेंशन चेंज ही कर दिया है कि वहां क्या लिखा था, अनकोरोबोरेटेड, यहां तो कोरोबोरेटेड टेस्टिमनी, तो यहां तो कर ही दिया है 138 में ये चेंज, ना पहले ना अब सोल बेसिस पे एकम्प्लिस के एविडेंस पे हम कन्विक्शन नहीं कर सकते थे। तो आई थिंक आप लोगों को एकम्प्लिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टिल देन, ऑल द बेस्ट।